तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। तो आज का जो टॉपिक है जीके जीएस है। और जीके जीएस में जो हम पढ़ने जाएंगे ईडीक्यूटी पैटर्न पे, जो अभी लेटेस्ट एग्जाम होने जा रहे हैं जीके जीएस। ये न्यू क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन जो रहेंगे ये न्यू क्वेश्चन रहेंगे। ईडीक्यूटी पैटर्न पे रहेगा। एक मिनट, ये ईडीक्यूटी पैटर्न पे क्वेश्चन सभी रहेंगे। और मॉक नंबर ये 5 है। टारगेट मेरा 50/50, बट इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल थोड़ा टफ रहेगा, क्योंकि अभी जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं थोड़ा सा लेंदी टाइप का क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये लाइव डेली रहेगा, ठीक है। डेली सुबह 7 AM पे मिल जाएगा। ठीक। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, बिना बकवास किए हुए। ठीक। यहाँ पे देखिए, द पासेक्स, अभी जो रिसेंट का क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक। विथ रेफरेंस टू द इंडिया ग्रीस नेवल एक्सरसाइज, ठीक है, इंडिया और जो ग्रीस का नेवल एक्सरसाइज है पासेक्स हेल्ड इन जुलाई 2025 में, कंसीडर द फॉलोइंग असेसमेंट। स्टेटमेंट दिया हुआ है 5, कौन सही है। देखिए, पहला स्टेटमेंट है ये अभ्यास कोची के पास अरब सागर में हुआ था। दूसरा है ये दोनों देशों के लड़ाकू विमानों के बीच हवा से हवा में युद्ध हुआ था। और तीसरा है आईएनएस तरकस और आईएनएस जो है सारा इस अभ्यास में भाग लिया था। तो इनमें से कौन सा क्वेश्चन मतलब आंसर सही है, आप बताइए। चलिए ठीक है, मैं बताता हूँ। देखिए, जो पासेक्स अभ्यास अभी हुआ था इंडिया और ग्रीस के बीच में हुआ था, पासेक्स, ठीक है। तो इनमें से जो पहला बोल रहा है कि पासेक्स अभ्यास कोची के पास अरब सागर में नहीं, ये मुंबई के पास हुआ था। कोची के पास नहीं हुआ था, कहाँ हुआ था, मुंबई के पास हुआ था। ठीक है, ये मुंबई में हुआ था। और जो बोल रहा है कि पासेक्स दोनों देशों के लड़ाकू विमानों के बीच हवा हवा, नहीं नहीं, ये हवा हवा नहीं हुआ था, ठीक है, सतह से सतह हुआ था, याद रखिए। ठीक है। और बोल रहा है कि आईएनएस तरकस और जो है आईएनएस जो सारा ने अभ्यास में भाग लिया था। इनमें से कौन सा सही है, ये ओनली थर्ड सही है, ठीक है, केवल तीसरा सही है। पहला और दूसरा क्या है, गलत है। ठीक है, ये कोची में अगर मुंबई रहता तो ये सही हो जाता। दूसरा हवा से हवा में नहीं हुआ था, ये सतह से सतह में हुआ था। ठीक है। और ये भी याद रखनी है कि जो पासेक्स हुआ था इंडिया और ग्रीस के बीच में, ये नेवल एक्सरसाइज था। क्या था, नेवल एक्सरसाइज, नेवल एक्सरसाइज याद रखनी है। ठीक है, ये नेवल एक्सरसाइज था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट, ठीक है। जुलाई 2025 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज द्वारा, एक मिनट, चलिए देखते हैं। ठीक। तो बोल रहा है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज द्वारा जो जारी है नवीनतम आंकड़ों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो बोल रहा है कि महाराष्ट्र और जो आंध्र प्रदेश के बाद गुजरात 1 करोड़ पंजीकृत निवेशकों को पार करने वाला तीसरा राज्य बन गया। ठीक है, पहला दिया हुआ। दूसरा है सभी क्षेत्रों की तुलना में उत्तर भारत में शेयर बाजारों के निवेशकों की संख्या सबसे अधिक है। तीसरा दिया हुआ है पिछले 2025 में भारत में कुल निवेशकों आधार लगभग 11.5 करोड़ था। चौथा दिया हुआ है पिछले 1 साल बाद जो है पूर्वी भारत में निवेशक आधार में सबसे कम क्षेत्रीय वृद्धि दर्ज की गई है। इसका सही आंसर कौन सा होगा, आप देख लीजिए एक बार। इसका सही आंसर होगा केवल 2 और 3। ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है कि जो है इस जो नॉर्थ है, नॉर्थ भारत में जो शेयर बाजार निवेशकों की संख्या सबसे अधिक है, तो सही है, बिल्कुल राइट है कि जो नॉर्थ में है, याद रखनी है, नॉर्थ में जो शेयर बाजार, नॉर्थ इंडिया जो भी बोल सकते हैं, ठीक, नॉर्थ इंडिया में शेयर बाजारों की संख्या सबसे अधिक, ये तो सही है। और तीसरा क्या बोल रहा है कि मई 2025 में भारत में कुल निवेशकों आधार लगभग 11.5 करोड़ था। याद रखिए कितना था, 11.5 करोड़ था। अब यहाँ पे पहला ऑप्शन देखिए कि बोल रहा है कि महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के बाद गुजरात 1 करोड़ पंजीकृत निवेशकों को पार करने वाला तीसरा राज्य बन गया। देखिए, तीसरा राज्य तो बन गया, ये कन्फर्म है कि तीसरा राज्य बन गया। ठीक है, गुजरात जो है तीसरा राज्य बन गया, बट जो महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के बाद नहीं, महाराष्ट्र पहला नंबर पे महाराष्ट्र है। ठीक है, दूसरा नंबर पे आता है ये उत्तर प्रदेश। ठीक है, पहला, दूसरा, और जो थर्ड नंबर पे आता है गुजरात। ठीक, फर्स्ट सेकंड थर्ड याद रखेंगे, 3 चीज देखिए। और ये लास्ट वाला बोल रहा है कि पिछले 1 साल में पूर्वी भारत में निवेशकों आधार में सबसे कम क्षेत्रीय वृद्धि की नहीं, सबसे कम नहीं किया गया है, सबसे ज्यादा। ठीक,
सबसे ज़्यादा किया गया। ये 4 चीज़ याद रखना, ठीक है। पहला कि जो है जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज द्वारा नवीनतम जारी आंकड़ों में पहला नंबर पे महाराष्ट्र, दूसरा में उत्तर प्रदेश और तीसरा नंबर में गुजरात, याद रखना 3 चीज़। उसके बाद बोल रहा है कि ये याद रखना नॉर्थ इंडिया में सबसे ज़्यादा पाया गया है, ये दूसरा चीज़ हो गया। और तीसरा याद रखना है कि भारत में कुल निवेशक आधार लगभग 11.5 करोड़ रुपया था, ये भी याद रखनी है। और चौथा याद रखिए कि जो है पिछले साल में पूर्वी भारत में जो बोल रहा है निवेशक आधार में सबसे ज़्यादा वृद्धि दर की गई, कितना में सबसे ज़्यादा, ये याद रखनी है। अब देखिए पूर्वी भारत में सबसे ज़्यादा कितना परसेंट, 25% देखी गई, ठीक है, 23%, सॉरी 23% की वृद्धि देखी गई है। कितना परसेंट, 23% की। इससे पहले था वृद्धि 17%, ठीक है। उसके बाद 23% वृद्धि की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 रैंकिंग में भारत के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब किस शहर ने जीता। तो सबसे जो स्वच्छ शहर का खिताब किस शहर ने जीता, तो ये तो सबको पता होगा, इंदौर जो है सबसे जो है स्वच्छ शहर का खिताब जीता है, ठीक है। इंदौर टोटल 8 बार जीता है, लगातार बोल सकते हैं 8 बार, ठीक है। एक बार याद रखना है इसके बारे में कि जो इंदौर है पिछली बार के बारे में, इसको 2024-25 का जो है स्वच्छ सर्वेक्षण में अवार्ड भी मिला, ठीक है। 2024 और 2025 में इसको अवार्ड भी मिला है, ये भी याद रखनी है। क्वेश्चन पूछ देगा कि कौन सा सिटी को अवार्ड मिला गया है, ठीक है, स्वच्छता सर्वेक्षण में, तो इसको मिला है। उसके बाद देखिए देखिए नेक्स्ट, इसके बाद आपको याद रखना होगा कि जो सुपर स्वच्छ लीग श्रेणी में कितने शहर को लिस्ट में नामित किया गया है, ठीक है। सुपर स्वच्छता श्रेणी, ठीक है, सुपर स्वच्छ लीग याद रखिए, सुपर स्वच्छता लीग में कितने शहर को जो शामिल किया गया है, ठीक है। तो याद रखना टोटल 8 शहर को लागू किया गया था, इसमें शामिल किया गया था, ठीक है। तो याद रखनी है इसमें सबसे सुपर लीग श्रेणी में कौन कौन सा आ जाएगा, उसमें नवी मुंबई भी है, सूरत भी है, याद रखनी है। और भोपाल, अहमदाबाद, भोपाल, लखनऊ भी है, ठीक है, याद रखनी है। अहमदाबाद, भोपाल, लखनऊ ये सब है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स रिलेटेड टू द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इस सब के बारे में बताना है। पहला है कि कॉन्स्टिट्यूट संविधान सभा, ठीक है। तो संविधान सभा जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है, ये बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर द ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये बॉडी किसके लिए था, ड्राफ्टिंग द कमीशन के लिए। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली किस लिए था, तो ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, ठीक है। सेकेंड नंबर पे क्या है कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस प्रोवाइडेड द गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी है, ये गाइड करता था, ऑब्जेक्टिव जो रिजोल्यूशन था गाइड करता था। तीसरा नंबर पे ड्राफ्टिंग जो कमेटी था फाइनलाइज द ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन है भारतीय संविधान का वो फाइनलाइज कौन किया था, तो ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है। फाइनलाइज कौन किया था, तो ड्राफ्टिंग कमेटी, ये याद रखनी है। फेडरल प्रोविजंस कौन सा थे, तो सजेस्टेड बाय द साइमन जो कमीशन था वो फेडरल कमीशन था, ठीक है। साइमन कमीशन द्वारा सुझाया गया था कौन सा, फेडरल प्रोविजंस, तो संघीय प्रशासन है, साइमन कमीशन द्वारा सुझाया गया था, ये याद रखेंगे। पहला संविधान सभा किसके द्वारा, तो संविधान का जो मसौदा तैयार करने के लिए जिम्मेदार निकाय था संविधान सभा। उसके बाद था कि उद्देश्य प्रस्ताव, संविधान के लिए जो मार्गदर्शक सिद्धांत प्रदान किए गए थे, उद्देश्य प्रस्ताव था। और जो प्रारूप समिति थे, संविधान के मसौदे को अंतिम रूप दिया गया था, ठीक। ये याद रखनी है चारों, इसमें ज़्यादा याद नहीं रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चारों सही था उसका। भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य से निहित है, ठीक है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य निहित है, चलिए इसका सही आंसर बताइए, कौन सा उद्देश्य इसमें निहित है, आप बताइए। देखिए भारतीय संविधान में आस्था और जो पूजा की स्वतंत्रता, ये तो सही है भाई, हमारे संविधान में आस्था और पूजा की स्वतंत्रता भी निहित है। स्थिति और अवसरों में समानता, ये भी सही है, स्थिति और अवसरों में समानता। राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता, ठीक है, राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता तो ये हमारे पास तो नहीं है, ठीक। व्यक्तिगत गरिमा सुनिश्चित करने वाला जो भाईचारा, ये भी सही है, मतलब ऑप्शन 3 नहीं होगा, ठीक। ऑप्शन 1, 2 और 4 होगा, ठीक है। ऑप्शन 1, 2 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 3 नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, ठीक, ये याद रखना है। और उल्लेख ही नहीं किया गया है
हमारे संविधान में इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित महाद्वीपों को उनके क्षेत्र के अनुसार सबसे बड़े से छोटे क्रम में व्यवस्थित करना। इसमें सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है? तो आप इसको ऑप्शन एक बार देख लीजिए कि सबसे बड़ा कौन है, उसके बाद हम बताएंगे। आप बताइए। हो गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सबसे देखिए, सबसे बड़ा बोलेगा तो सबसे बड़ा कौन आएगा सबसे पहले? सबसे बड़ा एशिया आता है, ठीक है। सबसे बड़ा पहला नंबर पे एशिया आता है। दूसरा नंबर पे कौन सा हो जाएगा? तो एशिया के बाद अफ्रीका आता है, ठीक है, क्षेत्र के अनुसार, क्षेत्र के अनुसार, ठीक है, याद रखिए। सबसे बड़ा एशिया, उसके बाद अफ्रीका, और उसके बाद थर्ड नंबर पे कौन सा आएगा? तो उत्तरी अमेरिका, ठीक है। और से फोर्थ नंबर पे कौन सा आ जाएगा? तो फोर्थ नंबर पे उत्तरी अमेरिका के बाद कौन सा बचा? यूरोप आ जाएगा, ठीक है। ये याद रखनी है, ठीक है, चार चीज। सबसे पहले क्षेत्र के अनुसार एशिया, अफ्रीका, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, फिर यूरोप, ठीक है, ठीक है, क्षेत्र के अनुसार, ठीक है। इतना तो जरूर याद रखना चाहिए। सबसे बड़ा भूमि वाला जो क्षेत्र है वो महाद्वीप जो है एशिया, ठीक है। सबसे बड़ा जो भूमि वाला क्षेत्र है वो कौन सा है? एशिया है, ठीक है। एक मिनट, एक मिनट, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, थोड़ा सा एक जस्ट कॉल आ गया था, चलिए ठीक है। तो इसके बारे में तो ये याद हो गया। अब देखिए, पूछेगा कि माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा चोटी है, तो पता होगा माउंट एवरेस्ट के बारे में, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा ऊंचा चोटी है, जो भी है सबसे बड़ा है, और एशिया में नेपाल और चाइना के सीमा पर स्थित है, ठीक है। देखिए, ये माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल और चाइना के बीच में, चाइना के जो बॉर्डर है ना उसी के पास है, ठीक है। अब याद रखनी है एक बात और याद रखनी है कि जो यूरोपा जो है आल्प्स के लिए जाना जाता है, ठीक है। यूरोप जो है आल्प्स के लिए जाना जाता है। यूरोप, यूरोप के बारे में एक बार समझना है, किसके लिए जाना जाता है? आल्प्स के लिए, ठीक है। यूरोप जो है आल्प्स के लिए जाना जाता है, ये भी याद रखनी है। और एक चीज याद रखना है, जो टेम्स नदी है इंग्लैंड की राजधानी लंदन से होकर बहती है, एक टेम्स नदी है, ठीक है, याद रखनी है। टेम्स जो नदी है लंदन से होकर गुजरती है, ठीक है। कहाँ से? लंदन से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में जो पंचवर्षीय योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों कौन सा कथन सही है, ठीक है। 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में से एक रूप से उभरा था, ठीक है। 10वीं पंचवर्षीय योजना ने विकास के कुछ सबसे जो प्रमुख संकेतकों के लिए निगरानी योग्य लक्ष्य निर्धारित किया गया है, ठीक है। तो ये पहला स्टेटमेंट था, ये दूसरा स्टेटमेंट था, ठीक है। पहला स्टेटमेंट ये था कि 10वीं पंचवर्षीय योजना के जो अंत में भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में से एक रूप में उभरा था, और दूसरा स्टेटमेंट ये है कि 10वीं पंचवर्षीय जो योजना है विकास के कुछ प्रमुख संकेतकों के लिए निगरानी योग्य लक्ष्य है, ठीक है। इनमें से कौन सा सही है? तो दोनों सही है भाई, ठीक है, दोनों सही है। तो सॉरी, बोथ 1 एंड 2 दोनों राइट है, क्योंकि 10वीं पंचवर्षीय योजना का अंत में भारत सबसे तेजी वृद्धि हुआ था अर्थव्यवस्था में, और इसमें बोला जा रहा है कि विकास ने कुछ जो प्रमुख संकेतकों के लिए निगरानी योग्य लक्ष्य निर्धारित किए थे, ठीक है, दोनों राइट है। दक्षिण प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय महाकाव्य है शिल्पाधिकारम, ठीक है, मूल रूप से कौन सा भाषा में लिखा गया? तो शिल्पाधिकारम है वो कौन सा लैंग्वेज में लिखा गया? तो शिल्पाधिकारम क्या किस लैंग्वेज में? तो तमिल लैंग्वेज में, याद रखिए, तमिल लैंग्वेज में, ये याद रखनी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछा भी गया है, अभी रिसेंटली में जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था, शिल्पाधिकारम जो है मूल रूप से कौन सा भाषा में लिखा गया है? तो तमिल भाषा में, याद रखना, ठीक है। तमिल साहित्य का जो है, तमिल साहित्य जो है शिल्पाधिकारम है तमिल साहित्य के 5 महान महाकाव्यों में से एक है, ठीक है। 5 तमिल साहित्य के जो है 5 महाकाव्यों में से एक आता है शिल्पाधिकारम, ठीक है। अब जो इसका लेखक पूछेगा, इसका जो रचना किसने किया था? तो तमिल कवि इलांगो, ठीक है। इसका रचना किसने किया था? तो इलांगो आदिगिल, आदिगल नाम है, ठीक है। इलांगो आदिगल ने किया था, ठीक, इलांगो आदिगल ने की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलांगो आदिकल याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अरावली पर्वत के बारे में जो है कौन सा गलत है? तो अरावली पर्वत के बारे में कौन सा गलत है, एक बार देख लीजिए।
देखिए अरावली जो है यह भारत की सबसे पुरानी बलित पर्वतमाला, ठीक है, ये तो सही है बिल्कुल, क्योंकि भारत की सबसे पुरानी बलित पर्वतमाला है अरावली। यह गुजरात से दिल्ली तक असंगत रूप से चलती है, ये भी सही है, गुजरात से दिल्ली तक चलती है। यह थार रेगिस्तान और सिंधु गंगा नदी के मैदानों के बीच एक प्राकृतिक सीमा बनाती है, ये भी सही है। गुरु शिखर इस श्रेणी का सबसे ऊंचा चोटी, ये भी सही है। तो अरावली का सबसे ऊंची चोटी कौन है? गुरु शिखर, ठीक है, कौन है? गुरु शिखर, ठीक है, याद रखनी गुरु शिखर है। ये इसका मतलब एक इस ऑल राइट है, ठीक है, कोई भी कौन सा गलत है, तो कोई भी गलत नहीं है, याद रखनी, इसमें कोई सा सही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरावली वाला तो हो गया यार, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में कौन सा मतलब विचार करना है कि कौन सा कितने सही है कौन सा गलत है। तो एक याद रखना है, पहला ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में जो है ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के अंगसी ग्लेशियर से निकलती है, बात तो सही है भाई, तिब्बत से निकलती है कौन सा ग्लेशियर? अंगसी, ये याद रखिए। ब्रह्मपुत्र नदी जो है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में एक चीज याद रखना है कि अंगसी ग्लेशियर से निकलती है, कहाँ से? तो तिब्बत, ये याद रखिए, ठीक है, पहला राइट है। यह चीन और भारत बांग्लादेश से होकर गुजरती है, तो सही है भाई, ये तो चाइना भारत और बांग्लादेश से होकर गुजरती है, तो बिल्कुल राइट है। नदी को तिब्बत में तसांगपो के नाम से जाना जाता है, भाई तो सही है। देखिए तिब्बत में इसको तसांगपो के नाम से जाना जाता है, तसांगपो, ठीक है, तिब्बत में तसांगपो के नाम से जाना जाता है। यह भारत की सबसे लंबी नदी है, नहीं भाई भारत की सबसे लंबी नदी नहीं है, ठीक है, ये गलत है। भारत की सबसे लंबी नदी तो गंगा नदी है भाई, ये कहाँ से आ गया, ये तो गलत है। मतलब इसमें से कौन सा राइट, तीन कितना सही है, एक दो तीन सही है, तीन इसमें राइट है, एक गलत है, मतलब तीन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपनी पत्नी दिलरस बानु बेगम की याद में कौन सा गुलाम स्मारक बनाया था? तो कौन सा गुलाम स्मारक बनाया था अपनी जो पत्नी औरंगजेब जो है अपनी पत्नी दिलरस बानु बेगम की याद में कौन सा स्मारक बनाया था? तो आपको पता होगा बीबी का मकबरा के बारे में सुने ही होंगे, ठीक है, बीबी का मकबरा के बारे में, ठीक है। बीबी का मकबरा जो है एक प्रेम की एक अन्य यादगार और इसकी प्रेरणा ताजमहल से लगभग अप्रभेद है, ठीक है, ताजमहल से लगभग अप्रभेद है, ठीक है। यह ताज का जो बेदपुन हो सकता है, लेकिन मकबरा अपनी माता के लिए एक पुत्र के प्यार अभिव्यक्ति के रूप में गौरवान्वित है, इसके अब अपने आहान भी है, ठीक है। अब देखिए इस जो है बीबी का मकबरा को और क्या कहा जाता है? तो टॉम्ब ऑफ द लेडी, याद रखना है, टॉम्ब ऑफ द लेडी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। याद रखनी है कि टॉम्ब ऑफ द लेडी किससे बोलते हैं? तो बीबी का मकबरा, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टॉम्ब ऑफ द लेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा लिपि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो हड़प्पा लिपि के बारे में कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो हड़प्पा लिपि के बारे में कौन सा कथन सही है? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपियों को अभी तक समझा नहीं सका, ठीक है, लेकिन कालीबंगा से जो प्राप्त है कुछ जो पोस्टर्स पर अक्षरों का ओवरलैप है। अब सेकेंड वाला बोल रहा है कि लिपियों दाएं से बाएं और बाएं से दाएं वैकल्पिक पंक्तियों में लिखी जाती थी, तो दोनों सही है, क्योंकि बोला जा रहा है कि सिंधु घाटी में लिपि अभी तक तो पढ़ा नहीं गया, ये बात तो सही है कि हम पढ़ नहीं पाए हैं, ठीक है, न समझ पाए हैं, ठीक। उस पर बोला है कि जो कालीबंगा से जो प्राप्त हुआ था जो कुछ पोस्टर था अक्षरों का ओवरलैप था, ये भी सही है। लिपियां दाएं से मतलब कि हम लोग बाएं से दाएं लिखते थे उसको दाएं से बाएं लिखते थे, ठीक है, ये भी सही है। वैकल्पिक जो पंक्तियां में लिखी जाती थी ये भी राइट, दोनों सही है, मतलब इसका बोथ ए एंड बी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाला सबसे प्रसिद्ध स्मारक है? जो उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाला सबसे प्रसिद्ध जो स्मारक कौन सा है? एक मिनट, हवा महल उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता, हवा महल कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में, ठीक है, हवा महल कहाँ पाया जाता है? राजस्थान के जयपुर में स्थित है, कहाँ पे? राजस्थान के जयपुर में स्थित है हवा महल, ये याद रखनी है, ठीक है। और जो इसका निर्माण राजपूत सवाई राजा प्रताप सिंह, इसका निर्माण किसने करवाया था? सवाई राजा प्रताप सिंह इसका निर्माण करवाया था, ये याद रखनी है। फतेहपुर सीकरी का जो किला है ये कहाँ का है? तो फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में स्थित है, कहाँ पे? यूपी उत्तर प्रदेश में, ठीक है, याद रखनी। फतेहपुर सीकरी यूपी में, इसका अकबर का महल था, याद रखनी।
अकबर का महल है। फतेहपुर सीकरी में क्या है, अकबर का महल है, याद रखनी है। ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। अकबर का महल था उत्तर प्रदेश में, याद रखनी है। धमेक स्तूप, देखिए धमेक स्तूप कहाँ है, ये वाराणसी में स्थित है। वाराणसी में स्थित है, ठीक है, याद रखिए। धमेक स्तूप कहाँ स्थित है, वाराणसी में स्थित है। यहाँ पे मतलब धमेक स्तूप का जो अत्यधिक महत्व है, ठीक है, क्योंकि यह वास्तव जहाँ भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, याद रखिए वाराणसी में स्थित है। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, ठीक है, अपना पहला उपदेश दिया था, ये याद रखनी है, ठीक है। कि धम्मेक स्तूप किस लिए फेमस है, तो यहाँ पे वाराणसी में स्थित है और भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। तो बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश में स्थित कौन कौन, ये देखिए हरिशंकर मंदिर। तो हरिशंकर मंदिर कहाँ पे है, ये उड़ीसा में है। हरिशंकर मंदिर जो है उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। ये हिंदू मंदिर है और विष्णु और शिव को, हिंदू मंदिर है, समर्पित किसको बोलेगा तो क्या बोलेंगे, हिंदू मंदिर है, विष्णु और शिव को समर्पित है, विष्णु और शिव को समर्पित है। तो बोल रहा है उत्तर प्रदेश में कौन कौन सा स्मारक है, तो केवल फतेहपुर सिकरी हो गया और वाराणसी वाला धमेका स्तूप, मतलब 2 और 3, ये याद रखनी है। तो हवाई महल के बारे में याद रखनी है कि राजस्थान में स्थित है, जयपुर में, और सवाई राजा प्रताप सिंह निर्माण करवाया था। फतेहपुर सिकरी के बारे में याद रखना है कि यूपी में है, अकबर का महल है, याद रखनी है। धमेक स्तूप के बारे में याद रखनी है, बनारस में है, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था बनारस में धमेक स्तूप में, ठीक। हरिशंकर मंदिर के बारे में याद रखें, ये उड़ीसा शहर में है, हिंदू मंदिर है, विष्णु और शिव को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कितना है, 14, ठीक। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय वर्षा के प्रतिकूल प्रभाव है। तो अम्लीय वर्षा के प्रतिकूल प्रभाव इफेक्ट कौन सा है, देखिए एडवर्स इफेक्ट ऑफ एसिड रेन, ठीक है, बीच ऑफ द फ्लोइंग, तो कौन सा है, तो इसमें से पहला बोला है कि वो जो है लीड्स टू बी ओजोन डिप्लीशन, मतलब कि ओजोन जो रिक्तीकरण का कारण बनती है। तो ओजोन रिक्तीकरण का कारण बनती है, तो नहीं, ओजोन जो है रिक्तीकरण का कारण थोड़ी बनती है। भूमि की उत्पादकता में कमी, हाँ दूसरा तो सही है भाई, जब भूमि का उत्पादकता में कमी होगा तो भाई तो रेन का अम्लीय वर्षा प्रभाव पड़ेगा ही। पेड़ों की प्रजनन क्षमता को बाधित करना, ये भी सही है, जब पेड़ों का प्रजनन में हम कमी कर देंगे तो भी तो एसिड रेन होगा। तो मतलब ये सुटेबल लग रहा है और ये सुटेबल लग रहा है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में सहायता करना, नहीं भाई ये क्यों करेगा, इफेक्ट नहीं करेगा। तो मतलब ऑप्शन बी और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अगर एक एक बात याद रखना है कि अम्लीय वर्षा निम्नलिखित में से किसकी प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा, तो किसको इफेक्ट पहुंचाएगा, देखिए इफेक्ट पहुंचाएगा मिट्टी की उर्वरता को, मिट्टी की जो उर्वरता है ना उसको, ठीक है। अब दूसरा नंबर पे किसको, जलीय वातावरण, ठीक है, जलीय जो वातावरण है इसको भी इफेक्ट पहुंचाएगा, और तथा मछली हो गया, ठीक है, मछली अन्य वन्य जीव जो होता है उसको भी, पेड़ों की प्रजनन क्षमता को भी बाधित करेगा, ठीक है, पेड़ों की प्रजनन जो क्षमता है उसको भी बाधित करेगा, याद रखना है, पेड़ों को भी प्रजनन क्षमता को बाधित करेगा। और चौथा नंबर पे समुद्र का जो पीएच गिरना, ये भी आदि, ठीक है, समुद्र का जो पीएच भी गिर सकता है, ठीक, इसको बाधित पहुंचाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भक्ति आंदोलन की विशेषता पर गौर करना है, तो भक्ति आंदोलन के बारे में बताना है। भक्ति सुधारकों को एकेश्वरवाद, जो ईश्वर की एकता के सिद्धांतों पर विचार किया, पूजा का जो सर्वश्रेष्ठ रूप है भजन गाना और व्यक्तिगत प्रयास से ईश्वर की प्राप्ति, इसमें से कौन सा आपको सही लग रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन हर डेली 25 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक, इसका राइट आंसर बताइए आपको, इसका मतलब दोनों सही है, ठीक। बोल रहा है कि भक्ति सुधारकों ने अनेक अकेश्वरवाद नाम है ईश्वर की एकता के सिद्धांतों का प्रचार किया, बिल्कुल राइट है। पूजा का सर्वश्रेष्ठ रूप भजन गाना और व्यक्तिगत प्रयास से ईश्वर की प्राप्ति, ये भी सही है, ठीक है, दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान के अनुसार अंतर राज्य परिषद को कौन से कर्तव्य सौंपे जाते, मतलब सौंपे जा सकते हैं, ठीक है। तो अंतर राज्य परिषद को कौन से कर्तव्य सौंपे जा सकते हैं, तो बोल रहा है कि राज्यों के बीच पहला
देखिए, राज्यों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों की जांच, अन्वेषण और निर्णय, ये राज्यों के बीच विवाद क्यों हम उसको पास सौंप देंगे? उन विषयों की जांच और चर्चा करने में जिनमें राज्य तथा या केंद्रों तथा उनमें राज्य या केंद्र और राज्यों की समान रुचि, हाँ इसमें बोल सकते हैं कि जब दोनों शामिल होता है केंद्र और राज्य, तो हम जांच करने की, चर्चा करने की हम रुचि दे सकते हैं। ठीक, हर नंबर में बोल रहा है किसी भी ऐसे विषय पर सिफारिश करना और विशेष रूप से उस पर नीति और कार्रवाई के बेहतर समन्वय के लिए, ये भी सही है, क्योंकि अगर विषय पे हम सिफारिश करेंगे जिसमें विशेष रूप से उस नीति और कार्रवाई के बेहतर समन्वय के लिए, हम बोल सकते हैं उस पर, मतलब कि ऑप्शन 2 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन 2 और 3 ये है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है आईएनसी के बारे में कौन सा कथन सही है, विचार करनी है। तो जो आईएनसी का जो पहला सत्र है, ठीक है, बॉम्बे में आयोजित किया गया था। दूसरा बोल रहा है कि बोमेश चंद्र बनर्जी पहले अध्यक्ष थे। तीसरा बोल रहा है कि 1929 में लाहौर सत्र में पूर्ण स्वराज का संकल्प आया। चौथा बोल रहा है कि सुभाष चंद्र बोस ने 1939 को आईएनसी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। इनमें से कौन सा सही है? टोटल कितने सही है? तो भाई टोटल राइट पूछ रहा है ना। अब देखते हैं, पहला बोल रहा है कि आईएनसी का जो पहला सत्र बॉम्बे में हुआ था, बिल्कुल राइट है। पहला सत्र हुआ था बॉम्बे में हुआ था, ये तो बिल्कुल राइट में है। कब हुआ था? तो 1885 में हुआ था। ठीक है, कब? 1885 में हुआ था, बॉम्बे में हुआ था, ये याद रखनी है। ठीक है, कब हुआ था? तो 28 से 30 दिसंबर को हुआ था। ये पहला याद सही है। दूसरा बोल रहा है कि व्योमेश चंद्र बनर्जी आईएनसी के पहले अध्यक्ष थे। तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, वो सबसे पहले अध्यक्ष थे, प्रथम, ये भी सही है। ठीक है, बोल रहा है कि 1929 में अपने लाहौर सत्र में पूर्ण स्वराज का संकल्प अपनाया था। तो भाई पूर्ण स्वराज का जो 1929 में है, ये बिल्कुल राइट है, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू की, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में होता, बिल्कुल राइट है। फिर बोल रहा है कि सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में जो आईएनसी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था, तो ये बिल्कुल सही है कि जो 1938 में आईएनसी के अध्यक्ष चुने गए थे बोस। ठीक है, उसके बाद 1939 में फिर से चुने गए महात्मा गांधी और कांग्रेस नेतृत्व के साथ वैचारिकों मतभेदों के कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, तो 1939 में इस्तीफा दे, 1938 में चुने गए थे, याद रखिए। फिर 1939 में इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, मतभेद हो गया था कुछ, तो इस कारण से। शुद्ध पानी के पीएच पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है? तो शुद्ध पानी के जो पीएच है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जब शुद्ध पानी होगा तो पीएच पर तापमान का प्रभाव क्या पड़ेगा? तो तापमान बढ़ने पर पीएच घटता है। तापमान जब बढ़ता है तो क्या होता है? पीएच घटता है, बिल्कुल राइट है, पहला ही ऑप्शन राइट है। जितना भी हम तापमान बढ़ाएंगे तो उसका पीएच वैल्यू क्या होगा? डिक्रीज करेगा। ठीक है, ये राइट हो जाएगा। उस संगीत वाद्य यंत्र का चयन करें जिससे तालबद्ध से नहीं बजाया जाता। ठीक है, तालबद्ध से नहीं बजाया जाता। ठीक है, किसी वस्तु पर प्रहार करके नहीं बजाया जाता, किसी वस्तु पर प्रहार करके नहीं बजाता है, तो वो शहनाई है, याद रखिए। शहनाई जो है तालबद्ध से नहीं बजाया जाता है, किसी वस्तु पर प्रहार करके नहीं बजाया जाता, ये भी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम्पी स्थित जो विरूपाक्ष मंदिर को समर्पित है, तो विरूपाक्ष मंदिर को भगवान शिव समर्पित है, लॉर्ड शिवा, याद रखेंगे। भगवान जो है स्थित विरूपाक्ष मंदिर को लॉर्ड शिवा से संबंधित है, याद रखें, लॉर्ड शिवा। देखिए, कर्नाटक का जो हम्पी है, ये याद रखना है, जो, एक बात, कर्नाटक का जो हम्पी है, ठीक है, कर्नाटक का जो हम्पी है यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में स्थित है, याद रखना, स्थल में स्थित है, याद रखना। कर्नाटक का जो हम्पी है, ये याद रखना, यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में स्थित है, यूनेस्को के, ठीक है, यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में इस मतलब नामित है इसको। और कौन सा हिंदू मंदिर में, जो याद रखना, कर्नाटक का हम्पी बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के पद्म पुरस्कारों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। तो पद्म जो पुरस्कार मिला उसके बारे में, पद्म विभूषण मरणोपरांत दिया जाता है, लेकिन भारत रत्न नहीं दिया जाता है। ऐसा थोड़ी है कि पद्म विभूषण मरणोपरांत नहीं दिया जाता है। पद्म पुरस्कार मरणोपरांत दिया जाता है, ठीक है। अगर पद्म, ये भारत रत्न नहीं, भारत रत्न भी मरणोपरांत मिला है, ठीक है, भारत रत्न मरणोपरांत दिया था, मतलब कि ये गलत है।
यहाँ पे होना चाहिए कि भारत रत्न और जो पद्म विभूषण दोनों मरणोपरांत दिए जा सकता है, ये याद रखना। नेक्स्ट बोल रहा है कि पद्म पद्म पुरस्कारों के लिए सिफारिश केवल राज्य सरकार द्वारा की जाती है, निजी व्यक्तियों द्वारा नहीं। तो ये गलत है। ऐसा थोड़ी है कि केवल राज्य सरकार द्वारा नहीं दिया जाएगा, बल्कि निजी व्यक्तियों के संस्थानों द्वारा दिया जाएगा, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि राज्य सरकार द्वारा दी जाती है और निजी व्यक्तियों द्वारा नहीं, गलत है। दिया जा सकता है, निजी व्यक्तियों द्वारा भी दिया जाता है, ऐसा नहीं कि केवल राज्य सरकार नहीं देगा, ठीक है। संस्थानों द्वारा भी दिया, ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है, ठीक है। तो ये दोनों गलत हो गए। मरणोपरांत पुरस्कारों को छोड़कर एक वर्ष में अधिकतम 120 पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं। तो सही है, केवल जो है मरणोपरांत पुरस्कारों और विदेशी जो NRI मतलब OCI को छोड़कर जो है 120, एक वर्ष में अधिकतम कितना दिया जाएगा? 120, 100 अधिक जो है मैक्सिमम पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं, ये याद रखनी। पद्म पुरस्कार मैक्सिमम कितना दिए जाते हैं? 120, या याद रखनी। उसके बाद बोल रहा है कि आपातकाल जो है 1975 से 77 के जो दौरान है, पद्म पुरस्कारों को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया था, ये भी सही है। जब आपातकाल हुआ था तो उस टाइम निलंबित कर दिया गया था, मतलब ऑप्शन 3 और 4 इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी उपन्यास जो है जिंदगी नामा के लेखक कौन है? तो देखिए, जिंदगी नामा का जो लेखक है कौन है? तो कृष्णा सोबती, याद रखनी। कृष्णा सोबती जो है जिंदगी नामा के लेखक हैं, ठीक है। जिंदगी नामा के लेखक कौन है? कृष्णा सोबती। अभी प्रकाशित कब हुआ तो पूछेगा तो 1979 में प्रकाशित हुआ था, ठीक है, जिंदगी नामा, ठीक है, 1979 में। और उन्हें 1980 को, याद रखना, 1980 को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिलाया गया था, मिला था, साहित्य अकादमी अवार्ड मिला, ठीक है, याद रखनी है। साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला है, ठीक है, इनको याद रखनी है, महत्वपूर्ण यही है। पर ये जो है जिंदगी नामा 20वीं सदी का, एक क्या है जिंदगी नामा? तो जो 20वीं सदी का एक बोल सकते हैं कि ग्रामीण जीवन का एक मार्मिक चित्रण है, ठीक है, ग्रामीण जीवन का, ग्रामीण जीवन का एक मार्मिक जो है चित्रण किया गया था, ठीक है, जो उस समय की सामाजिक राजनीतिक गतिशीलता को दर्शाता है, जो उस समय का जो सामाजिक राजनीतिक गतिशीलता को दर्शाता था। जो देखिए, ट्रैपोनेमा पैलिडम किससे संबंधित है? तो ट्रैपोनेमा जो पैलिडम किससे संबंधित है? सिल्फिस से संबंधित है, सिफिलिस याद रखना। ट्रैपोनेमा जो पॉलीडम है किससे संबंधित है? सिफिलिस से संबंधित है। अब देखिए, ये बैक्टीरिया है, क्या है? बैक्टीरिया है, ये याद रखना। सिफिलिस जो है बैक्टीरिया है जो एक यौन संचारण संक्रमण है, ठीक है, यौन संचारित संक्रमण, ये याद रखनी है। क्या है? यौन संचारित संक्रमण है सिफिलिस, कभी सुने होंगे सिफिलिस। यौन संचारित संक्रमण जो है STI पैदा करने के लिए जिम्मेदार है, STI पैदा करने के लिए जिम्मेदार है, याद रखना है, पैदा करने के लिए जिम्मेदार है, ये याद रखना, पैदा करने के लिए जिम्मेदार है। यह जो है स्पाइरोकेट परिवार से संबंधित है, किससे? स्पाइरोकेट परिवार से संबंधित है। इका गतिशील जीवाणु होता है, ये याद रखना है, 2 चीज और ज़्यादा नहीं। CaCl3 को भूरे कपड़े में लपेटा जाता है ताकि इससे बनने से रोका जा सकता है। तो क्या बनने से रोका जा सकता है? तो फॉस्जिन, याद रखनी है, फॉस्जिन बनने से रोका जाता है, याद रखनी है। CaCl3 को भूरे कपड़े में लपेटा जाता है ताकि इससे फॉस्जिन बनने से रोका जा सके। किसी चालक का जो प्रतिरोध क्या होगा यदि उसकी लंबाई दुगनी कर दी जाए तथा उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल स्थिर रखा जाए? अगर लंबाई दुगनी करेंगे और पृष्ठ काट का क्षेत्रफल रखा जाए तो ये दुगना हो जाता है, याद रखनी है, डबल हो जाता है। क्या हो जाता है? डबल हो जाता है, ये याद रखनी 25 का, ठीक है। इसका एक सूत्र होता है R = P × L/A, ठीक, ठीक है। जब अनुप्रस्थ इसकी लंबाई को दुगना करेंगे, जब इसको दुगना हम करेंगे तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होगा? दुगना ही रहेगा, ये याद रखना। दुगनी करेंगे तो क्षेत्रफल भी क्या रहेगा? दुगना रहेगा, ये याद रखना। चलिए आज का सेशन खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल में, अगर ये यूट्यूब चैनल हो गया क्रैकर कॉम्पिटिशन्स, और टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, और एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो प्ले स्टोर से मिल जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तो थैंक यू दोस्तों, बाय बाय वीडियो देखने के लिए।
फिर मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, ठीक।